नमस्कार साथियों, निर्माणवाद की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से आपके सामने लेके प्रस्तुत हूँ सीडीपी 5 का पंच, 5 शानदार क्वेश्चन और उससे भी शानदार उनकी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए बाल विकास और पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला हमें देखने को मिल रहा है, इफ अ चाइल्ड हैज डिफिकल्टी पुटिंग वर्ड्स डाउन ऑन पेपर इट मे बी ड्यू टू अ लर्निंग डिसेबिलिटी। द बेस्ट इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी टू इंप्लीमेंट इन अ क्लासरूम टू सपोर्ट चिल्ड्रन हु स्ट्रगल विद राइटिंग वुड बी टू। यदि किसी बच्चे को शब्दों को कागज पर लिखने में कठिनाई होती है तो यह अधिगम अक्षमता के कारण हो सकता है। लेखन के साथ संघर्ष करने वाले बच्चों का समर्थन करने के लिए कक्षा में लागू करने हेतु सबसे अच्छी अनुदेशात्मक रणनीति निम्नलिखित होगी। अब यहां हमें 4 रणनीतियां दी गई हैं। कार्य पर अधिक समय, प्रोवाइडिंग मोर टाइम, प्रोवाइडिंग एक्सटेंडेड पीरियड, संसाधन कक्ष में समय की विस्तारित अवधि, प्रोवाइड पीयर ट्यूटरिंग, सहकर्मी ट्यूशन देना, डिटेल डायरेक्शन देना, संरचना के साथ मदद करने के लिए विस्तृत निर्देश और ग्राफिक आयोजन प्रदान करना। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? डिफिकल्टी इन पुटिंग डाउन वर्ड्स, उसको शब्दों को कागज पर लिखने में कठिनाई होती है। इसका मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी, हमारे पास डिसलेक्सिया है, हमें पठन जो है निर्योग्यता देखने को मिल रही है। डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम यहां पर देख रहे हैं। अब यहां अगर हम देखें पीयर ट्यूटरिंग ड्यूरिंग राइटिंग टाइम, लेखन के समय सहकर्मी ट्यूशन, ये हमारे पास कोई बहुत अच्छा विकल्प नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि पीयर ट्यूटरिंग लिखने में सहायता नहीं कर पाएगी उसको, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम डिसेबिलिटी की है। उसको समस्या है अक्षरों की पहचान करने में, जम्बलिंग में, उसको एनालाइज करने में टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। ठीक है, टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है तो हम यहां पर क्या निर्देश देंगे उससे हो पाएगा काम, डायरेक्शन देंगे डिटेल डायरेक्शन, इससे भी काम नहीं हो पाएगा। कितने भी डायरेक्शन दे देंगे उसको समय तो ज्यादा लगना है, क्योंकि उसके साथ वो एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसको एक परवेजिव प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, जो तंत्रिका तंत्रीय हमें घात के कारण जो समस्या देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यहां पर समय देने का 2 काम है कि हम कार्य के ऊपर अधिक समय प्रदान करें, वी विल प्रोवाइड मोर टाइम ऑन टास्क, या फिर हम एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम दें रिसोर्स रूम में, उसको हम अलग से कक्ष में बिठाकर अवधि प्रदान करें, विस्तारित अधिगम पर। दोनों में एक्स्ट्रा टाइम देने की बात की गई है। एक जगह अलग रूम में बिठाकर, रिसोर्स रूम में बिठाकर, संसाधन कक्ष में बिठाकर, दूसरे हम जहां टास्क दे रहे हैं कार्य में, तो यहां पर आंसर पहला होगा। क्यों? क्योंकि हमें अलग से किसी बच्चे को नहीं करना, पृथक्करण नहीं करना, हमें समावेशन चाहिए। ये समावेशन है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इंक्लूजन है। यहां हम एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, लेकिन यहां एक्स्ट्रा टाइम हम सेग्रीगेशन से दे रहे हैं, यहां हम पृथक्करण से दे रहे हैं। संसाधन कक्ष में अलग से ले जाएंगे, यानी हम पृथक्करण कर रहे हैं, संसाधन कक्ष में उसको अलग से बिठाकर, रिसोर्स रूम में अलग से बिठाकर। तो यह काम हमने नहीं करना है, इसलिए आंसर यहां पहला रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। Which of the following indicates the quality of education in a school? निम्नलिखित में से क्या एक स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता का संकेतक है? टेक्स्ट बुक, पाठ्यपुस्तक, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल में आधारभूत ढांचा, स्टूडेंट अचीवमेंट, विद्यार्थियों की उपलब्धि, या क्लासरूम सिस्टम, कक्षा की व्यवस्था। यहां अगर हमें गुणवत्ता को देखना होगा तो गुणवत्ता हमारे पास 2 तरीके से देखी जा सकती है। एक देखी जा सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर से, जिसे हम भौतिक गुणवत्ता कहते हैं, जिसे हम फिजिकल क्वालिटी कहते हैं। भौतिक गुणवत्ता यानी कितना कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको लेके चलेंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी हमें जो देखने को मिलता है, जिसकी हमें आवश्यकता रहेगी, वो क्या है हमारे पास? वो हमारे पास है क्लासरूम सिस्टम्स, कक्षा की व्यवस्था, जो टीचिंग लर्निंग के ऊपर बात करेगी, यानी जो पेडागोजी को लेके चल रही होगी। यह व्यवस्था जो शिक्षण अधिगम की व्यवस्था होती है और जो शिक्षा शास्त्र की बात करती है, यानी पेडागोजी की बात करती है। तो इन दोनों गुणवत्ता में से ज्यादा महत्वपूर्ण गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता, हम क्लासरूम सिस्टम्स को लेके चलते हैं, कक्षा की व्यवस्था को लेके चलते हैं। हम ये मानते हैं कि संसाधन कितने कम हो, लेकिन अगर पेडागोजी अच्छी होगी तो लर्निंग बेहतर होगी, लर्निंग बेहतर होगी। इसीलिए आंसर यहां पे हमें क्या देखने को मिलता है? चौथा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम इसमें देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर्स कैन बी आइडेंटिफाई विद ऑथोरिटेरियन टीचिंग? निम्नलिखित में से कौन से शिक्षक अधिकारवादी, अथॉरिटेरियन यानी तानाशाही स्टाइल है,
अब तानाशाही स्टाइल हमें कौन सा देखने को मिलता है? तो लेज़े फेयर टीचर अबंध शिक्षक होते हैं, जो करना है करो। ये वाले जो शिक्षक होते हैं इन्हें हम लेज़े फेयर कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? अबंध शिक्षक कहते हैं। तो ये हमें क्या देखने को मिल रहा है? लेज़े फेयर क्या देखने को मिल रहा है? ये हमारे पास एक तरह का पेरेंटिंग स्टाइल है, ये एक तरह का पेरेंटिंग स्टाइल है जो कि हमें कैसे देखने को मिलता है? जो देखने को मिलता है लेट देम डू, सब कुछ करने दो। हम पेरेंटिंग स्टाइल कहते हैं ना, जैसे फ्री पेरेंटिंग स्टाइल कहते हैं कि बच्चे को सब कुछ करने दे रहे हैं, उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। तो ये हमारे पास वो पेरेंटिंग स्टाइल हुआ, लेज़े फेयर कहते हैं, जो करना है करो। फिर डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग, जहां पे पेरेंट्स और बच्चे या टीचर और बच्चे मिलकर नियम तय करते हैं और उन नियमों के ऊपर फिर काम करते हैं, उन नियमों के ऊपर कार्यवाही करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? लोकतंत्रीय शिक्षक कहते हैं। फिर इनडिफरेंट टीचर, निष्पक्ष शिक्षक। इनडिफरेंट टीचर कौन सा होता है? इनडिफरेंट टीचर वो होता है जो ना तो बच्चों पर ध्यान देता है ना उन्हें छूट देता है, उसको कोई मतलब ही नहीं क्या हो रहा है क्लास में, ठीक है। लेज़े फेयर बच्चे कहते हैं जो करना है करो, पूछ के ये कर ले, हाँ जी कर लो, ये कर ले, ये कर ले। लेकिन इनडिफरेंट होता है जिसको क्लास से कोई मतलब नहीं आता है, क्लास में और सो जाता है। जब हम कहेंगे तो उसे कहेंगे इनडिफरेंट टीचर। जो यहां पर हम देखेंगे ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है कि टीचर इंस्ट्रक्शन देगा और उसको फॉलो करने के लिए कहेगा, निर्देश देगा और कहेगा इसे मानना पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या है? ये अधिकारवादी है, अथॉरिटेरियन हमें देखने को मिलता है, अधिकारवादी हमें देखने को मिलता है। इसमें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, यहां पे प्रत्यक्ष निर्देश हमें देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। अ टीचर कैन इंकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स बाय, एक शिक्षक बच्चों की प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है? तो समस्या समाधान के लिए सक्षम बनाना है, यहां पर हमें इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है। यहां पर इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बना रहा है, ये कैसे बना सकते हैं हम? इसको अगर देखें तो यहां हमें देखने को मिलता है कि हम उन्हें क्या अपॉर्चुनिटी दें सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन के लिए, एक ही प्रकार के प्रश्नों के लिए अभ्यास के लिए अवसर दें। अब जब हमें अपॉर्चुनिटी देंगे बहुत सारी प्रैक्टिस करने के लिए, तो इससे बच्चा प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बनेगा। ये तो एक ही समस्या को बार बार करने से अभ्यास आएगा, ड्रिल हो गया, प्रैक्टिस हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं आएगी। फिर हम देखेंगे रोट मेमोराइजेशन, कंठस्थीकरण से, इससे भी हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं देखने को मिलती। इंट्यूटिव गेसेस, सहज अनुभूत अनुमान लगाने। मल्टीपल सॉल्यूशंस, विविध विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना, बहु विकल्पों को देखने के लिए, यह प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ ले जा सकता है। जब बच्चा बहुत सारे विकल्पों को देखता है और उसमें से किसी एक विकल्प को चुनता है, यह समस्या समाधान करती है। व्हेन द चाइल्ड सीज और want to have the various multiple solutions, they look on the various solutions and then try the solutions and then they come to the correct solution, then it is called, they will encourage for the multiple solutions. तो यहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा? encouraging देखने को मिलेगा if they will be provided with the freedom to think about various kind of multiple solutions and then try on upon the solution which can give them the particular solution. So they can guess the solution, वो बहुत सारे अनुमान लगा सकते हैं समाधान के। they can try on multiple solutions, वो बहुत सारे हमारे पास जो समाधान है उनको ट्राई कर सकते हैं। तो आंसर यहां पे हमें तीसरा देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। अकॉर्डिंग टू साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी, फेलियर टू सक्सेसफुल कंप्लीट अ पर्टिकुलर स्टेज वॉज रिजल्ट इन, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार एक विशेष चरण को सफलतापूर्वक पूरा करने में विफलता के परिणाम स्वरूप होगा। यहां पर ये बात कहते हैं कि हमारे पास फ्रायड का ये सिद्धांत है। फ्रायड ये कहते हैं कि 5 स्टेजेस दी उन्होंने, उन 5 स्टेजेस में अगर किसी स्टेज को बच्चा पूरा नहीं कर पाता तो फिर वो उसी स्टेज पे रुक जाता है और अगली स्टेजेस उसकी नहीं होंगी और पिछले स्टेजेस में हमेशा उसका जो व्यवहार है वो रुका रहेगा और इसके कारण अलग अलग तरह से हमें उसके पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे, उसके व्यक्तित्व विकार देखने को मिलेंगे। इस किसी एक अवस्था पे रुक जाने को फ्रायड नाम देते हैं फिक्सेशन का, स्थिरीकरण का, ठीक है। लिबिडो वो हमारी एनर्जी मानते हैं, जो साइकोसेक्सुअल एनर्जी है, जो मनोलैंगिक ऊर्जा है, इसे नाम देते हैं वो किसका? लिबिडो का। जबकि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक एडोलेसेंट चाइल्ड के हमारे क्या है? एक विकार है, बाल्यावस्था में हमें देखने को मिलेंगे। ये हमारे पास इलेक्ट्रा है गर्ल के लिए डिसऑर्डर, ये लड़कियों के लिए हमारे पास देखने को मिलता है, लड़कियों का विकार है। जबकि ओडिपस हमारे पास बॉयज का डिसऑर्डर है, ये लड़कों का विकार है, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स द फादर, पिता से बैर और माता के प्रति प्रेम दिखाएगा लड़का, और लड़कियां
माता से बैर और पिता के प्रति प्रेम दिखाएंगी। इस तरह के कॉम्प्लेक्स को हम इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं लड़कियों के लिए, और ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं लड़कों के लिए। तो उत्तर यहाँ पे हमें देखने को मिला पहला, फिक्सेशन, जहां पे हम किसी पिछली अवस्था में अटक जाते हैं। तो साथियों, ये थे आज के 5 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आपने ये सारे क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से समझे होंगे। इसमें आपने बहुत सारे नए कंसेप्ट सीखे होंगे और पुराने कंसेप्ट को रिवाइज किया होगा। तो इसी तरह की और वीडियो लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत होता रहूंगा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाइएगा, शेयर करिए अलग अलग ग्रुप्स में, जिससे कि हम निर्माणवाद के अलग को प्रचार और प्रसार कर सकें। और जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी का धन्यवाद। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको बार बार मिलती रहे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर मिलते हैं साथियों। नमस्कार।